हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। तो हम यूपी पीएससी जीडीसी जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम होना है, सब्जेक्टिव एग्जाम, उसके लिए उत्तर लेखन का अभ्यास कर रहे हैं। ये इकाई दो है अपनी, टोटल 6 इकाई हैं। उनमें से दूसरी इकाई खासकर जिसका शीर्षक है राजनीतिक चिंतक, उसमें से एक सवाल उठाएंगे अब, जिसमें हमारे पास वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स भी हैं और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स भी हैं। तो हम ये एक वेस्टर्न में से एक जॉन रॉल्स को उठाते हैं और इसका एक प्रश्न अभी हम देखते हैं। ग्रामसी ग्रामसी चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो आज का अपना प्रश्न है, रोल्स के न्याय सिद्धांत में मूल स्थिति और अज्ञानता का आवरण यानी अज्ञानता का पर्दा, व्हील ऑफ इग्नोरेंस की भूमिका क्या है। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले हमें ये देखना होगा कि इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। नंबर एक, पहली बात तो ये पूछा गया कि रॉल्स का न्याय का सिद्धांत, इसके बारे में आप छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि भाई रॉल्स ने न्याय का सिद्धांत कब दिया, कौन सी किताब में दिया, और उसके अंदर दो की टर्म्स यूज किए हैं। नंबर एक है ओरिजिनल पोजीशन, नंबर दो है व्हील ऑफ इग्नोरेंस यानी मूल स्थिति और अज्ञानता का आवरण यानी अज्ञानता का पर्दा। इन दोनों टर्म्स को हमें समझाना होगा। उसके बाद हम इसकी भूमिका बताएंगे, इन दोनों टर्म्स की भूमिका क्या है रोल्स के न्याय के सिद्धांत में, और उसके बाद एक निष्कर्ष लिखेंगे। तो अपने क्वेश्चन लिखने की अप्रोच यही होनी चाहिए, न्याय के सिद्धांत के बारे में बताइए, फिर दोनों टर्म्स जो दी हैं मूल स्थिति और अज्ञानता का आवरण, इन दोनों टर्म्स को एक्सप्लेन कीजिए और इनकी फिर भूमिका बताइए, लास्ट में एक निष्कर्ष लिख लिए। तो ये एक अपना अटेम्प्ट होगा लिखने का, ये अपने अप्रोच होगी। तो आंसर लिखने से पहले आप एक काम ये कर सकते हैं कि इस अप्रोच से आप खुद आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। आपने स्क्रीनिंग में, नेट के एग्जाम में रोल्स के न्याय के सिद्धांत के बारे में पढ़ा होगा और इन दोनों टर्म्स के बारे में भी पढ़ा होगा। तो जितनी भी आपकी नॉलेज है, ये वीडियो पॉज करके उस नॉलेज के हिसाब से अगले 7 8 10 मिनट ले लीजिए। चलिए 10 मिनट के अंदर इस वीडियो को पॉज करके 10 मिनट के अंदर उस आंसर को लिखने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद ये सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके आंसर और एक जो बोलते हैं कि आदर्श आंसर, आदर्श उत्तर जो भी होगा, उससे आपके उत्तर में कितनी दूरी है, तो उससे आपको वो दूरी पाटने में मदद मिलेगी। तो चलिए आपका समय शुरू होता है, अब वीडियो पॉज कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपने उत्तर लिख लिया होगा। अब देखते हैं, पहले एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें है, इंट्रोडक्शन में हम रोल्स के न्याय के सिद्धांत के बारे में बताएंगे। जॉन रोल्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जो 1971 में लिखी है, जस्टिस एज फेयरनेस का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके अंदर जस्टिस एज फेयरनेस का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो ये बुक का नाम है, ये ईयर का नाम भी हमने लिख दिया, जो कि हम स्क्रीनिंग एग्जाम में पढ़ते भी हैं, तो इन दोनों को मेंशन कर दिया। इस सिद्धांत में मूल स्थिति और अज्ञानता का आवरण, मूल स्थिति और अज्ञानता का आवरण की अवधारणाएं प्रमुख भूमिका निभाती हैं। अब हम इसको क्वेश्चन के साथ अटैच कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन की जो लाइन है उस लाइन में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। यह अवधारणाएं एक आदर्श स्थिति का निर्माण करती हैं, जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि एक न्याय संगत समाज कैसा होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन क्या करता है, आपका जो प्रश्न की उत्तर की जो भूमिका होगी वो आपको उत्तर के मुख्य भाग की तरफ जोड़ेगी, उससे आपकी कनेक्टिविटी दिखनी चाहिए, इससे उत्तर में आपका फ्लो दिखता है। तो अब ये दोनों टर्म्स हम बारी बारी समझाएंगे। नंबर एक, मूल स्थिति। मूल स्थिति क्या है? मूल स्थिति का मतलब अगर इंसान में विकार नहीं होते, जेलसी, भेदभाव, ये सब नहीं होता, तो इंसान की ओरिजिनल स्थिति क्या होती, उसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या होती, मूल स्थिति क्या होती, वही उसकी मूल स्थिति है। कि भाई एक काल्पनिक स्थिति है, ये मूल स्थिति एक काल्पनिक स्थिति है जिसमें समाज के सभी सदस्य एक साथ बैठ के न्याय के सिद्धांतों का चयन करते हैं। समाज के सभी सदस्य बैठ के न्याय के सिद्धांतों का, भाई न्याय कैसे कैसे न्याय होगा, इसके लिए रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे, उसके सिद्धांत क्या होंगे, उनका फैसला करना है, उनका चयन करना है, तो सब लोग एक साथ बैठेंगे। ये काल्पनिक स्थिति, ऐसे लोग बैठते नहीं हैं। लेकिन क्या होगा इस स्थिति में, लोग कैसे होंगे, इसमें सभी व्यक्ति तर्कसंगत होंगे,
सभी व्यक्ति रैशनल होंगे, तर्कसंगत होंगे, उनके पास तार्किक क्षमता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या अन्याय है, क्या न्याय है, इसकी क्षमता है सोचने की। और वो नैतिक रूप से समान माने जाते हैं, मोरली इक्वल है एक दूसरे के। तो एक मूल स्थिति बता दी समाज की। समाज में मान लो ऐसा हो कि सब लोग नैतिक रूप से समान हो, सब के सब तर्कसंगत हो और सब बैठ के एक न्याय के सिद्धांतों का चयन करें, तो न्याय के सिद्धांत किस प्रकार से बनेंगे। तो एक मूल स्थिति दे दी पहले, है ना, एक जीरो पोजीशन दे दी, ओरिजिनल पोजीशन दे दी। इसमें हर व्यक्ति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि उसे अधिकतम लाभ मिल सके और साथ ही समाज में निष्पक्षता बनी रहे। तो उसके दो पर्पज होंगे, नंबर एक उसको अधिकतम लाभ मिलेगा, नंबर दो समाज में निष्पक्षता बनी रहेगी। इस स्थिति में व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर न्याय संगत सिद्धांतों का चयन करते हैं। ठीक है, अब वो कैसे चयन करेंगे, दूसरा इसमें बता दिया, अज्ञानता का आवरण। अज्ञानता का आवरण क्या मतलब क्या है, आवरण क्या होता है भाई, किसी चीज से आपको ढक दिया गया है। व्हील ऑफ इग्नोरेंस, व्हील का मतलब जो चुन्नी होती है या चुनरी होती है, भाई इग्नोरेंस का पर्दा आपके ऊपर डाल दिया गया है, पर्दा डाल दिया आपके ऊपर। तो किस चीज की अज्ञानता है, इंसान या जितने भी व्यक्ति हैं उनको इस बात की अज्ञानता है कि उनकी पहचान क्या है, वो समाज के किस तबके से आते हैं, उनकी मेमोरी डिलीट कर दो। टेम्परेरी, ये भी एक काल्पनिक काल्पनिक स्थिति है। इसमें उनकी मेमोरीज एक बार डिलीट कर दो कि भाई वो किस समाज के किस तबके से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, किस जाति से आते हैं, नहीं पता, उनको नहीं पता है, इग्नोरेंट है वो व्यक्ति पुरुष है कि महिला है, इस बात की भी इग्नोरेंस है उनको, इस बात की भी उनको अज्ञानता है। तो अब उनको बोलो कि अब बताओ भाई किस चीज में न्याय है, किस चीज में न्याय नहीं है। तो जब वो रूल बनाएगा तो उसे पता चलेगा कि, तो वो पक्ष पक्ष नहीं लेगा किसी भी एक साइड का, कि जिस जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करता है उस चीज का वो पक्ष नहीं लेगा। तो इसलिए एक अज्ञानता का आवरण दिया है। तो ये भी एक काल्पनिक स्थिति है। व्हील ऑफ इग्नोरेंस का तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जहां निर्णय लेने वाले व्यक्तियों को यह ज्ञात नहीं होता, यह ज्ञात नहीं होता कि समाज में उनकी वास्तविक पहचान क्या होगी, समाज में उनकी वास्तविक पहचान क्या होगी। इसमें शामिल व्यक्ति निम्नलिखित बातों से अनभिज्ञ रहते हैं कि नंबर एक उनका लिंग क्या होगा, उनकी जाति क्या होगी, उनका धर्म क्या होगा, उनका वर्ग क्या होगा, उनकी सामाजिक स्थिति क्या रहेगी। नंबर एक, इन बातों से अनभिज्ञ रहेंगे। नंबर दो, वे धनी होंगे या गरीब, शिक्षित होंगे या अशिक्षित, इस बात से भी वो अनभिज्ञ हैं, इग्नोरेंट हैं, अज्ञानी हैं। नंबर तीन, उनके राजनीतिक विचार और व्यक्तिगत क्षमताएं क्या होंगी। तो इस स्थिति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोग पूर्ण निष्पक्षता और निष्कपटता यानी इम्पार्शियलिटी के न्याय के सिद्धांतों का चयन करें। तो जब न्याय के सिद्धांतों का चयन करेंगे ओरिजिनल पोजीशन में जाके लोग, इस ओरिजिनल पोजीशन मूल स्थिति में जाके लोग, तो इस अज्ञानता के आवरण में बैठेंगे लोग, यह अज्ञानता का आवरण ओढ़ के बैठेंगे। उनको नहीं पता होना चाहिए कि वो किस किस वर्ग से संबंधित हैं, तभी तो वो पक्षपात नहीं कर पाएंगे न्याय के सिद्धांतों को लिखते समय या न्याय के सिद्धांतों का चयन करते समय। अब ओरिजिनल पोजीशन और व्हील ऑफ इग्नोरेंस की भूमिका क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन का मेन पार्ट है, यहाँ पे अभी आपको समझाना है। तो ये दोनों टर्म्स आपने समझा दिए हैं, अब इनको बताएगी इनकी भूमिका क्या है। क्या भूमिका है भाई, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। नंबर एक, इससे निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। ठीक है, व्हील ऑफ इग्नोरेंस के कारण कोई भी व्यक्ति स्वार्थी निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि उसे नहीं पता कि समाज में उनका स्थान क्या होगा। नंबर दो, न्याय के सिद्धांतों का निर्धारण होगा इससे। नंबर एक, निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। नंबर दो, न्याय के सिद्धांतों का निर्धारण होगा। इस स्थिति में लोग ऐसे न्याय संगत सिद्धांतों को चुनेंगे जो सभी के लिए उचित हो, विशेष रूप से समाज के सभी कमजोर वर्गों के लिए। क्योंकि हो सकता है कि इग्नोरेंस का पर्दा हटने के बाद, अज्ञानता का पर्दा हटने के बाद वो कमजोर वर्ग का निकले, उसे नहीं पता ना वो किस वर्ग से है, धनी वर्ग से है, कमजोर वर्ग से, निर्धन है वो, तो वो ऐसे ऐसे निर्धन वर्ग के लिए भी, कमजोर वर्ग के लिए भी उचित न्याय संगत सिद्धांत चुनेंगे वो, क्योंकि हो सकता है कि वो उस कैटेगरी में फॉल करें लास्ट में, जब व्हील ऑफ इग्नोरेंस हटेगा। नंबर तीन, समानता और स्वतंत्रता का संतुलन मिलता है इससे। यह प्रक्रिया रोल्स के दो न्याय सिद्धांतों को जन्म देती है। नंबर एक, समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल, और दो, अंतर सिद्धांत, डिफरेंस प्रिंसिपल। तो जो रोल्स के दो न्याय सिद्धांत है उनको ये जन्म देगी यह प्रक्रिया, है ना, दो न्याय के सिद्धांत देगा रोल्स इस प्रक्रिया के द्वारा। तो निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष है रोल्स के ओरिजिनल पोजीशन और व्हील ऑफ इग्नोरेंस का मुख्य उद्देश्य एक निष्पक्ष, न्यायसंगत और समान समाज की स्थापना करना है। यह अवधारणा यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत स्थिति का लाभ उठाकर न्याय के सिद्धांतों में हेरफेर न करे। हालांकि
इसकी आलोचना यह कहकर की जाती है कि यह अत्यधिक काल्पनिक और व्यवहारिक दुनिया में लागू करना कठिन है। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा मूल्यांकन नहीं करवाया है आपसे, इसमें मूल्यांकन की नहीं कहा गया। अगर इसमें क्वेश्चन में पूछा जाता ना कि मूल्यांकन कीजिए इसका, तो आपको इसकी आलोचना कह लो, तो आलोचना थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन इसमें सीधे सीधे भूमिका पूछी गई है। तो आलोचना आप निष्कर्ष में बिल्कुल छोटी सी कर सकते हैं कि हालांकि इसकी आलोचना भी होती है किस चीज़ को लेके होती है कि ये अत्यधिक काल्पनिक है। भाई असल में अज्ञानता का पर्दा किसी पर डाल ही नहीं सकते हम, व्यवहारिक रूप से लागू हो ही नहीं सकता ये चीज़। तो काल्पनिक और व्यवहारिक रूप से दुनिया में लागू करना इसको कठिन है, ये इसकी आलोचना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मूल्यांकन पूछा जाता तो इसी आलोचना को थोड़ा सा आप डिटेल में बता रहे होते, एग्जाम्पल्स के साथ बता रहे होते। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप अगला क्वेश्चन लिखने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या रॉल्स का न्याय सिद्धांत उदारवाद और साम्यवाद के बीच एक मध्य मार्ग प्रस्तुत करता है। रोल्स का जो न्याय का सिद्धांत है वो क्या एक मध्य मार्ग प्रस्तुत कर रहा है, किस किस के बीच, लिबरलिज्म और कम्युनिज्म के बीच, यानी उदारवाद और साम्यवाद के बीच में एक बीच का रास्ता है। ये रोल्स का न्याय का सिद्धांत उदारवाद और साम्यवाद के बीच का रास्ता है। क्या ये बात सही है? तो इस पे आप आंसर लिखने की कोशिश कर सकते हैं और आप फिर चेक करें कि किस प्रकार से आपने आंसर लिखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय, टाटा। आंसर राइटिंग करते रहिए ताकि आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग हो और आप एग्जाम में अच्छा लिख पाएँ। थैंक यू।